हेलो एंड वेलकम टू एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो ऑफ क्लास 10। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के पोएट कौन है? तो अभी आपने डिस्कस किया है कि इस पोएम के जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो राइट आंसर है बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोएट इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए, स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, क्योंकि स्नो के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा नन्हे थे, छोटे। टाइनी का मतलब होता है नन्हा या बहुत ज्यादा छोटा। दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, या उनके ऊपर वो एक धूल मिट्टी की तरह आए। दे फेल्ट लाइक डस्ट, या उन्होंने डस्ट की तरह महसूस किया। या दे लुक लाइक डस्ट, या फिर वो डस्ट की तरह दिख रहे थे। द रीजन इज दैट ए, स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, कि जो स्नो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड। यहाँ पे र्यूड का मीनिंग क्या है? पोएट ये पूछ रहा है। ए, र्यूड यानी सब कुछ बर्बाद हो गया। बी, हेल्ड इन रिग्रेट। सी, रूल्ड, या फिर कॉन्कर्ड। तो राइट आंसर है हेल्ड इन रिग्रेट। जब आपको किसी चीज का पछतावा हो रहा होता है, रिग्रेट कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है र्यूड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। किस चीज ने ऑथर का, पोएट का मूड जो है वो अपलिफ्ट कर दिया, यानी चेंज कर दिया, अच्छा कर दिया। ए, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, कि उसके शोल्डर पे जब स्नो गिरती है इसलिए। द क्रो ने इसका मूड चेंज कर दिया। हेमलॉक ट्री ने मूड चेंज कर दिया। या ये सारी चीजें हैं। देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगी सारी चीजें, बट सही आंसर है फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। वो पेड़ के नीचे तो बहुत देर से खड़ा था, ऊपर क्रो भी था, लेकिन जब उसके ऊपर स्नो गिरती है तब उसका पूरा मूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन है ए, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 पूछ रहा है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है? देखिए राइम स्कीम जो होती है वो हर पोएम के जो राइम वर्ड्स होते हैं उनको देख के बनाई जाती है। तो आइए समझते हैं राइम स्कीम होती क्या है और इस पोएम में क्या है। देखिए जब बात करते हैं इस पोएम की, तो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है स्टार्टिंग की 4 लाइन में, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। लास्ट वर्ड है क्रो, और उसके बाद देखिए स्नो यहाँ मैच कर रहा है। इधर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे मैच कर रहा होगा मी, और मी के साथ में आपको मैच कर रहा है यहाँ पे ट्री। देखिए यहाँ पे मी मैच कर रहा है और यहाँ पे मैच कर रहा है ट्री। तो ये क्रो और क्रो मैच कर रहे हैं, यानी ये बी भी ए है और ये भी ए है। और ये आपका जो मी देख रहे हैं तो ये भी बी है और ट्री का भी बी है। तो ए बी। तो फर्स्ट स्टैंजा में राइम स्कीम जो बनती है वो बनती है ए बी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट वन डे आई हैड रूड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हार्ट और पार्ट आपको सेम दिख रहा है, तो यानी ये हो गया आपका सी और पार्ट भी आपका हो गया सी। लेकिन मूड और रूड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिफरेंट है। तो मूड में क्या हो गया, ये आपका मान लीजिए डी है और रूड भी आपका हो गया डी। तो ये हो गया आपका सी डी। तो राइम स्कीम आपकी बनती है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो आपका ऑप्शन सही हो रहा है ए बी सी डी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको राइम स्कीम समझनी हो तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा राइम स्कीम में हमको राइमिंग वर्ड देखने होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्रो स्नो सेम साउंड आ रहा है तो ये आपका एक राइम यानी ए। मी ट्री तो बी। ऐसे ही हार्ट पार्ट सी, मूड ड्यूट डी। तो ए बी सी डी। ये तरीका आपका राइम स्कीम का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट। ऑप्शन ऑथर ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। पोएटिक डिवाइस का मतलब फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ देखिए एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरम और सिमिली। देखिए एलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई लेटर किसी स्टैंजा की लाइन में बार बार रिपीट हो रहा है तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। ठीक है, मेटाफर का तब होता है जब हम दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करते हैं लेकिन उसमें एज या लाइक नहीं लगाते हैं। ठीक है, और सिमिली में हम एज या लाइक लगाते हैं। ठीक है,
ऑक्सीमोरॉन में ये होता है जब हमारे दो ऐसे वर्ड जो अपोजिट हो दोनों एक साथ यूज हो रहे हों, ठीक है, तो वहां पे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी एलिटरेशन की, यानी कि जब आपके पास सामने देखिए कोई लेटर रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे हैज में अगर आप ठीक से देखेंगे तो एच आपको दिख रहा होगा, ये रहा एच, और उसके बाद हार्ट में भी आपको एच दिख रहा है, तो एक ही स्टैंजा में 2 बार एच जो है वो रिपीट हो गया है। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होता है ए, यानी एलिटरेशन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपसे पूछा गया है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। अब फिर से देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में एलिट्रेशन दिया हुआ है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरॉन है, सिमिली है, ये सारे वही ऑप्शंस हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने फिर से आपसे कहा था ध्यान से देखिएगा कि लेटर को रिपीट कर रहा है क्या। देखिए यहाँ पे एस लिखा और यहाँ पे भी एस लिखा हुआ है, सेव्ड और सम दोनों में एस रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में मैंने आपसे कहा कि जो लेटर है वो रिपीट होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो क्या प्रदर्शित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। ए हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि नेचर में एक ऐसी पावर है जो आपके दर्द को, जख्मों को बदल देती है, चेंज कर देती है, ठीक कर देती है। पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या स्नो के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कूल वेदर, ठंडे मौसम को, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए पोएम में क्या होता है कि ऑथर जो पोएट है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है और वो बहुत दुखी सा है, सैड सा है, लेकिन जब उसके ऊपर वो स्नो गिरती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं हीलिंग पावर ऑफ नेचर, तो राइट आंसर है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी। कौन से 2 नेगेटिव क्रिएचर हैं जो इस पोएम में यूज किए गए हैं और लेकिन उनको बाद में पॉजिटिविटी में चेंज हो जाते हैं। स्नो एंड डस्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, स्नो एंड डस्ट, लेकिन ये नेगेटिव क्रिएचर में बिल्कुल भी नहीं है। हेमलॉक ट्री एंड स्नो, इनमें से एक है, दोनों नहीं है। स्नो एंड क्रो नहीं, तो राइट आंसर है हेमलॉक ट्री एंड क्रो, ये आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री और क्रो क्या सिंबलाइज करते हैं। मैंने आपसे कहा नेगेटिव क्रिएचर आपसे कहा था, तो नेगेटिव यानी अब देखिए सौरों का मतलब होता है दुख, हैप्पीनेस खुशी, सेलिब्रेशन आप कुछ उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेथ यानी मृत्यु। तो मैंने आपसे कहा था कि जो नेगेटिव क्रिएचर है वो आपका था हेमलॉक ट्री और क्रो, तो ये नेगेटिविटी है तो इसका लिए सौरो, तो राइट आंसर है सौरो, यानी दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑथर का जो मूड है वो दुखी था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे अपने डाउट्स बताएं, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।